हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रोज़ यही क्यों पूछता हूँ आपसे, इसके पीछे कारण है। मैं चाहता हूँ कि आप फिजिकली मेंटली बहुत हेल्दी रहें, क्योंकि ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस समय पे बीमार हो नहीं सकते हम, मेंटली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, चीज़ें ढंग से धीरे धीरे करके प्लान करना है और तैयार करना है। हम अपने 20th% लेक्चर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि 12वां लेक्चर मतलब 60% का 60 डेज का 12th डे जो होगा वो 20% हो चुका होगा, पता ही नहीं चला। और आज हम थर्ड यूनिट कंप्लीट कर देंगे, मतलब थर्ड यूनिट मतलब तीसरी यूनिट कंप्लीट कर देंगे, जो कि इकोलॉजी होगी। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ डे ऑफ इकोलॉजी एंड ऑल्सो द लास्ट वन। ठीक, तो हम ऑब्वियसली तुमको ऑलरेडी पता ही है अभी कि हम लोग संभव सीरीज पे काम कर रहे हैं, और इस सीरीज का एक ही मोटिव है, टू मेक योर सिलेक्शन अ रियलिटी, कि उसको संभव करना है हमें। भैया इस बार करना ही है सिलेक्ट। ये डे 12th है, और 60 डे की ये फ्री सीरीज है, जिसमें टेस्ट एंड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिटॉक्स बायोलॉजी के ऑफिशियल चैनल पे। ठीक है, नाउ दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ इकोलॉजी। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट, और यही हुआ। मुझे पता था कि इस यूनिट पे ज्यादा बच्चे आएंगे नहीं, क्योंकि यूजुअली ये यूनिट लोग छोड़ देते हैं। बट जितना हम लोग कवर कर रहे हैं, अगर आप उसको बहुत ढंग से कवर करते हैं नोट्स और टेस्ट के साथ में, तो मिनिमम आप 40 to 50% क्वेश्चन इस यूनिट से बना सकते हैं। तो अगर 30 नंबर पे एक यूनिट पे पड़ता है, और अगर 12 से 15 नंबर भी आप लाते हो 4 लेक्चर ढंग से प्रॉपर तरीके से करके, तो फिर गड़बड़ क्या है? अच्छी बात है, ये तो सही है, राइट। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे सवाल बनते हैं इसके ऊपर, तो बहुत ध्यान से समझना है इस लेक्चर को। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोसिस्टम, और चार बेसिक टाइप्स पे, चार बेसिक सिनेरियो पे हम बात करेंगे। पहला होगा डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट, क्या है भैया इकोसिस्टम का। दूसरा होगा स्ट्रक्चर, क्या होता है इकोसिस्टम का। Then we'll move on to the functions. What are the functions of the ecosystem? Why we are discussing about this? Why it is important in ecology? And lastly, we will be discussing about the types. So बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ये छोटा ही होगा। आई थिंक 25 to 30 minutes will be more than enough. We'll try our best to complete it. Right. Let's start with the definition. तो पहले कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं और डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। सिंपल सी बात सिर्फ इतनी सी है, एक नेचुरल सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम। सेल्फ सफिशिएंट का क्या मतलब होता है? जिसको बाहर से किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये खुद में सक्षम है, मतलब इंडिपेंडेंट, यू कैन से, कि ये खुद में ही अपना पूरी की पूरी प्रोसेस कर सकते हैं, किसी और सिस्टम की जरूरत नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम, जो कि एक नेचुरल सिस्टम होता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, जैसे फिश एक्वेरियम इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। गेटिंग इट? सो हियर द नेचुरल सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम। दूसरी चीज, ये कॉइन, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय एजे टेंसले। आर्थर टेंसले वाज द साइंटिस्ट हु इज क्रेडिटेड फॉर द इकोसिस्टम, आपका टर्म है ना, सिंपल वर्ड है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, बिकॉज वी आर सेइंग दैट इज सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम, देयर आर टू थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और हमने ये बात कम्युनिटी में भी पढ़ी है और पॉपुलेशन में भी पढ़ी है, कि हमारे पास में बायोटिक और एबायोटिक दो फैक्टर्स का मिक्स होता है। तो यहाँ पे जब इकोसिस्टम की आप बात करते हो, तो बायोटिक कम्युनिटीज खुद में इंटरेक्ट करती है, दे आर सेल्फ इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जिसको हमने स्पीशीज इंटरेक्शन में पढ़ा है बहुत डिटेल में। और दूसरी चीज जो होती है, ये अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, जो हमने हैबिटाट और निश में पढ़ा था, सही। तो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना और बायोटिक का अपने आप में भी इंटरेक्ट करना, ये दोनों मिला के आपका जो इंटरेक्शन होता है, ये क्रिएट करता है आपका इकोसिस्टम को। तो अगर एक पूरी बिल्ट करी जाए डेफिनेशन, तो हम ये बोल सकते हैं इकोसिस्टम वाज द टर्म कॉइन्ड बाय E.G. Tinsley, एंड इट इज describing a natural self-sufficient system where the biotic communities and abiotic factors are interacting together for a sustainable period. That's it. सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना, हमेशा ये एक क्लोज्ड सिस्टम होता है मिनरल्स के लिए। आपकी मिनरल साइक्लिंग जो होगी यहाँ पे क्लोज्ड होगी, यहाँ पे मैंने वापस लिख दिया है, आई एम सॉरी। इट इज क्लोज सिस्टम फॉर मिनरल्स एंड ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी। मतलब क्या मतलब वो है इसका? अगर एक सिस्टम है, तो इसके अंदर मिनरल्स की जो साइक्लिंग होगी वो तो क्लोज्ड होगी, मिनरल्स बाहर नहीं जाएंगे, बट जो एनर्जी होगी वो आती रहेगी और जाती रहेगी। इट इज ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी बट क्लोज सिस्टम फॉर मिनरल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अच्छा सवाल बन सकता है इस पर। क्लियर? अब जब हम बात करें कि क्यों हमको इकोसिस्टम के बारे में बात करना है, तो भाई साहब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपकी इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए। हमने फिर से वही हायरार्की पढ़ी थी, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, एंड देन बायोम, लैंडस्केप, एंड देन बायोस्फीयर। सो अल्टीमेटली हमारा जो इकोसिस्टम है वो इन दोनों के बीच में फॉल कर रहा है, इंडिविजुअल एंड बायोस्फीयर के बीच में, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इकोसिस्टम। मजेदार है, परफेक्ट। नाउ लास्टली, अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले इकोसिस्टम के, तो जैसे हमारे पास पॉन्ड, लेक, desert, grassland, forest, these all are your
इकोसिस्टम। ये दो जो आगे वाले लिखे हुए हैं ये आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, और आगे अगले तीन जो है आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, है ना, टुंड्रा वगैरह, ये भी सारे आपके इसके अंदर आ जाते हैं। नाउ और आगे अगर बढ़ते हैं हम, नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रक्चर। आई होप इस स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा, ये बेसिक से डेफिनेशन है, इसमें और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इकोसिस्टम में दो स्थितियां बनेंगी, क्योंकि दो ही इंटरेक्शन होंगे बायोटिक और एबायोटिक के बीच में। तो एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक कम्युनिटीज एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में दो होते हैं, क्लाइमेटिक और एडेफिक। क्लाइमेटिक में हम यूजुअली प्रेसिपिटेशन, रेन के बारे में बात करते हैं। रेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपका वाटर साइक्लिंग करने में मदद करेगी, और वाटर साइक्लिंग के थ्रू आपका रेन जो होगा वो मतलब वाटर जो होगा वो यूजुअली क्या होता जाएगा, साइकिल होता जाएगा। वाटर इज ऑल्सो मिनरल इन सम वॉट सेंस, है ना, और उस बेसिस पे आपका क्या होगा, उसकी साइक्लिंग चलती रहेगी। इसके बाद में लाइट, लाइट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। ऑब्वियसली रेन भी फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विंड, एटमॉस्फेयर, अगेन ये भी आपका क्लाइमेटिक में आता है। और अल्टीमेटली टेम्परेचर, टेम्परेचर का रोल तुम ऐसे समझ सकते हो कि हमारा जो टेम्परेचर है, यहाँ पे पोल्स पे हमारा टेम्परेचर बहुत लो है और इक्वेटर पे हमारा टेम्परेचर बहुत हाई है। और उसका पीछे का कारण ये है कि हमारी जो अर्थ है उसका जो टिल्टिंग एंगल है, उस वजह से जो हमारी सन रेज है वो यहाँ पे रेगुलरली रहती है, यहाँ पे थोड़ी कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, मतलब समय के हिसाब से, ईयरली। ठीक है, नाउ सी बायोटिक की अगर अपन बात करें, इसमें बहुत ज्यादा और जाने की जरूरत नहीं है। एडेफिक में हाँ, एडेफिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडेफिक में तुमको सिर्फ नाम याद रखना है, एक तो सॉइल, एडेफिक में आता है पीएच, वहां पे किस तरह का पीएच है, सॉइल का पीएच कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। बट क्लाइमेट के लिए ऑलरेडी बोल चुके थे हम, एडेफिक की बात यूज कर लेते हैं। मिनरल्स एंड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब वो क्या है, प्लेन है, मड आइलैंड है, प्लेट्यू है, माउंटेनियस है, डेजर्ट है, ये सारी टोपोग्राफी में आता है हमारा। ठीक है, नाउ अगर हम बायोटिक पे बात करें तो तीन यूजुअल बातें यहाँ पे आ जाती है फिर से, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स का दूसरा नाम हमारे पास में ऑटोट्रॉफ्स है, कंज्यूमर्स का दूसरा नाम हमारे पास में हेटेरोट्रॉफ्स है, और इसके लिए तुम इसमें सेप्रोट्रॉफ्स बोल सकते हो, डेड एंड डिकेइंग को कंज्यूम करने वाले सेप्रोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में ध्यान रखना है। देन फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, चार तरह के कंज्यूमर्स होते हैं हमारे पास में। प्राइमरी जो होंगे वो आपके हर्बीवोरस होंगे, जो डायरेक्टली आपके प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करेंगे, और उसके बाद में इनको कंज्यूम करने वाले, फिर इनको कंज्यूम करने वाले और इनको कंज्यूम करने वाले। ये चीज मैंने कम्युनिटी में फूड चेन में जब बात की थी तब थोड़ी बहुत बात हो गई है वहां पे, तो हम इस पे और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वहां से तुम इसको कवर कर सकते हो। नाउ सी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, और यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं, तो ध्यान से समझना। अभी तक की बातें 11वीं 12वीं के लेवल पे ही है, और ज्यादा डिटेल में हम आने नहीं है। फंक्शंस की अगर बात करें हम लोग, तो हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम है। अब सवाल उठता है कि हम इसको कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन चल रहा है बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जो बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन है ये क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर जगह को, सराउंडिंग को चेंज कर रहा है, मतलब उस इकोसिस्टम को बदल रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ डायनामिक इकोसिस्टम। ऐसा नहीं कि एक बार में स्टैटिक जो बन गया वो बन गया, कॉन्स्टेंटली उसके अंदर चेंज हो रहे हैं जस्ट ड्यू टू इंटरेक्शंस। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना कि देखो अब यहाँ पे पहला वर्ड जो हम लोग समझने वाले हैं वो है हमारा प्रोडक्टिविटी। अब अलग अलग फंक्शंस होंगे, पहला फंक्शन है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या है, तो एनर्जी का एक ही सोर्स है इनपुट जिसकी अपन बात करते हैं, तो एक ही इनपुट अपने पास में एनर्जी के लिए, और वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आई आपके इसके अंदर, और अब यहाँ पे ध्यान से समझना कुछ वर्ड्स। पहला वर्ड है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कितना आपके प्रोड्यूसर्स ने फोटोसिंथेसिस किया। अब प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, C6H12O6, बात तो सही है, लेकिन C6H12O6 तो आपको ऐसे दिखेगा नहीं, वो तो अलग अलग फॉर्म में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं अमाउंट ऑफ बायोमास, मतलब कितनी आपकी फोटोसिंथेसिस होने के कारण वहां पे ग्रीनरी, वेजिटेशन डेवलप हो गया, और उसका फिर वेट बेसिकली बायोमास बोल दिया जाता है, लिविंग वेट ऐसे समझ सकते हो, बायोमास, लिविंग मास। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा जो अमाउंट ऑफ बायोमास होता है वो हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन बताता है, और अगर हम इसको यूनिट एरिया में कैलकुलेट करें तो हमारे पास में प्राइमरी प्रोडक्शन आ जाएगा कि अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया। ये इसका पूरा का पूरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया। अच्छा, वेट के टर्म्स में जब आप इसको बताना चाहते हो तो आप इसको लिख देते हो G⁻², और अगर आप एनर्जी के टर्म्स में बताना चाहते हो, है ना, तो G⁻² हो गया आपका यहाँ पे ग्राम्स में और वेट के टर्म्स में, और अगर आप एनर्जी के टर्म्स में बताना चाहते हो तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे G पर मीटर स्क्वायर कर सकते हो तुम चाहो इसको, तो पर -2, और यहाँ पे ये किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ये एनर्जी के टर्म्स में हो गया।
बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्शन में ध्यान रखना, कभी भी टाइम की बात नहीं करनी है, कभी भी टाइम की बात नहीं करनी, सिर्फ इतना सा बता देना है कि भैया इतना फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट था, इतने एरिया में हमने देखा, बस खत्म हो गई बात, प्राइमरी प्रोडक्शन। लेकिन जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, इट इज रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन। और जब भी आप रेट की बात करते हो तो आपको टाइम को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका है भाई, वेट के टर्म्स में लिखोगे तो जी मीटर माइनस 2 ईयर, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यहाँ पे ईयर क्या है हमारा, रेट बता रहा है। अब देखो ये तो हो गई प्रोडक्टिविटी की बेसिक डेफिनेशन, लेकिन हमारे पास में दो वर्ड्स आते हैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में, एक होता है हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि टोटल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, कितना फोटोसिंथेसिस करा और कितना प्रोडक्ट उसने बनाया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज योर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टाइम लेना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, रेट। अब एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जो होता है वो होता है आपका जीपीपी माइनस आर ए, जीपीपी माइनस आर ए। तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारा एक बिजनेस है और उस बिजनेस में से तुमने कितना रेवेन्यू किया, मतलब कितना माल बेचा, वो होगा आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मान लो तुम 8 घंटे के लिए दुकान खोलते हो रोज, और साल भर में 8-8 घंटे रोज दुकान खुलते रहे, तो साल भर क्या हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड, 8 घंटे के आसपास तुम्हारी वो हो गई एरिया, मतलब ऑब्वियसली टाइम है वो, लेकिन उसको एरिया बोल लो कि 8 घंटे का एरिया हो गया एक दिन में, और बाकी कितना सामान बेचा वो रेवेन्यू हो गया, मतलब टर्नओवर जिसको अपन बोलते हैं आसान भाषा में। ये हो गया जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और एक होता है एनपीपी, एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो प्रॉफिट बचेगा। अब आपका कुछ एक्सपेंस भी लगेगा, दुकान में लाइटें चलानी पड़ेगी, 8 घंटे खोलना है तो उसके अलावा और भी दूसरे एम्प्लॉयज रखोगे, उसका खर्चा होगा, सामान उसमें डलवाना पड़ेगा, दुकान में बेचोगे या वरना, तो ये सारी चीजें जो होगी ये क्या होगी आपकी, ये एक्सपेंसेस होंगे। तो एनपीपी जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये जीपीपी माइनस आर ए, और आर ए का मतलब है रेस्पिरेशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स, तो रेस्पिरेशन लॉस ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो है वो अपने रेस्पिरेशन में कितना लूज कर देंगे, उसको जब हम जीपीपी में माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एनपीपी मिल जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये एक्चुअल बायोमास है जो अवेलेबल है हेट्रोट्रॉप्स के लिए, समझ रहे हो। तो तुम एक प्लांट को इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन अ प्लांट, ओके या इमेजिन। अब उस इमेजिन प्लांट में समझो कि उस प्लांट का वजन 100 किलो है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस 100 किलो के लिए बराबर नहीं कर रहा है, वो फोटोसिंथेसिस तो बहुत ज्यादा कर रहा है, 100 किलो से मान लो 150 किलो का कर रहा है, लेकिन जो 50 किलो का उसने ये फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट बनाया, ये उसको मेंटेन करने में ही खत्म हो गया ना। तो वो 100 किलो का प्लांट जो है वो आगे वाली ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल है, मतलब मान लो वो 100 किलो का प्लांट 20-25 गाय ने खाया, तो उनको तो 100 किलो का ही मिला ना, उनको तो 150 किलो का उसका प्रोडक्ट नहीं मिला। तो जीपीपी है वो 150 किलो जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बना, और 100 किलो जो है वो है एनपीपी, तो वो 50 किलो जो हुआ वो क्या हो गया, रेस्पिरेशन मेंटेन करने में, लाइफ को चलाने में खत्म हो गया, ठीक है। दैट आर दीज टू कॉन्सेप्ट्स। अच्छा एक और बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हम नॉर्मल बात करें तो हमारा जो पूरा का पूरा एनपीपी होता है अर्थ का, वो 170 बिलियन टन के आसपास है, बायोमास है ना, नेट कार्बन कंटेंट। लेकिन अगर हम लोग बात करें ओशन की, तो ओशन तुम जानते हो कि 70% से ज्यादा एरिया ओशन ने कवर कर रखा है, बट सिर्फ 55 बिलियन टन से ओशन से आता है। तो इस पे एक सवाल अच्छा बन जाता है कि किसकी जीपीपी ज्यादा है, किसकी जीपीपी कम है, या किसकी जीपीपी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर एनपीपी वगैरह। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और ओशन की सबसे कम होती है। बट एरिया की अगर बात करोगे तो एरिया में फिर ओशन बड़े हैं तो उस केस में उनकी फिर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा अरेंजमेंट ध्यान रखना है कि ओशंस जो होते हैं वो उतने ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं देते हैं, एफिशिएंसी उनकी कम होती है, राइट। ये पहला वर्ड था प्रोडक्टिविटी। दूसरा वर्ड है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में तुमको ऑलरेडी पता ही है कि डिकम्पोज करने का सीधा सीधा मतलब क्या होता है। देखो यूजुअली हमारे पास में जब फिक्सिंग होती है, एनर्जी की फिक्सिंग होती है, तो हम इनऑर्गेनिक चीजें पकड़ते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं वाया फोटोसिंथेसिस इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर में, जैसे कि हमारा C6H12O6। अब ये जो C6H12O6 है ये तो ऑर्गेनिक मैटर है। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स का उल्टा काम करते हैं। वो जब ये मर जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जब ये मर जाता है प्रोड्यूसर, तो डेड वाले के ऊपर ये काम करके इसमें क्या करते हैं, अल्टीमेटली ये इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फटाफट से इसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं। तो अल्टीमेटली बेसिकली कंबशन जैसा ही है, बट डिकम्पोजिशन वर्ड यूज करते हैं हम इसमें, लीचिंग वगैरह होती है, और अल्टीमेटली आपका जो ऑर्गेनिक मैटर था वो वापस क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक। तो अगर तुमको याद आ रहा हो तो मैंने बोला था क्लोज्ड साइक्लिंग चलती है मिनरल्स की, देखो यहाँ पे क्लोज साइक्लिंग है, वहीं पे वो मिनरल बने और वापस घूमते रह रहे हैं। तो C6H12O6 वापस CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस कोई प्रोड्यूसर होगा जो इसको वापस कन्वर्ट करेगा, और ये साइक्लिंग लगातार चलती रहेगी।
अर्थवर्म के बारे में तुमने सुना होगा कि ये फार्मर्स फ्रेंड होता है, तो उसके दो कारण है। एक तो आपका ये डिकम्पोज करते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरी चीज क्या करते हैं ये ना सॉइल की पोरोसिटी बढ़ाते हैं, सॉइल की पोरोसिटी में इंक्रीज करते हैं। पोरोसिटी बढ़ने से एरेशन अच्छा होता है, और एरेशन होने की वजह से आपका क्या है डिकम्पोजिशन भी बेटर हो पाता है। हमेशा ध्यान रखना ज्यादा टेम्परेचर जहाँ पे होगा वहां पे डिकम्पोजिशन भी अच्छा होगा, एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि तुम 500 डिग्री पे डिकम्पोज करना शुरू कर दो। इसीलिए जो ठंडी जगह होती है जहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होती है वहां पे आपकी बहुत अच्छी सॉइल नहीं मिलती, क्योंकि वहां पे डिकम्पोजिशन ढंग से नहीं होता है, तो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो मिक्स नहीं होता है। मतलब ऑर्गेनिक मैटर मिक्स नहीं होता है तो वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और अल्टीमेटली आपकी जो सॉइल प्रोफाइल है वो बहुत घटिया होती है। तो जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं जहाँ पे स्नो रहती है वहां पे ठंडा टेम्परेचर होने के कारण डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। ये सेम फिनोमेना रेफ्रिजरेशन में भी चलता है। जब आप रेफ्रिजरेट करके सब्जी वगैरह रखते हो तो वहां पे आप टेम्परेचर कम करके रखते हो, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन को आप रोकते हो। मजा आओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा एनर्जी फ्लो। अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एनर्जी फ्लो की अगर बात करें हम लोग, तो एनर्जी फ्लो में देखो दो थर्मोडायनेमिक्स के नियम यहाँ पे काम करते हैं जब हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं इकोसिस्टम में। पहला क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इसके लिए हम बोलते हैं कि एनर्जी हमारी कंजर्व्ड है, बट वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जैसे अभी पीछे हुआ था ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक और वो सारी चीजें। तो पहले तो नियम ये हो गया, और दूसरा जितना आप एनर्जी को ट्रेवल कराओगे उतना वो क्या होती जाएगी, वेस्ट होती जाएगी। ठीक है, तो कल मैंने तुमको एक 10% लिंडमैन हाइपोथेसिस बताया था, जिसमें हम ये बोलते हैं कि टॉप पहले वाले ट्रॉफिक लेवल से दूसरे वाले ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है। तो जितना दूर तक आप फूड चेन बनाते जाओगे आपकी एनर्जी 10% ही ट्रेवल करेगी, और उस बाकी की जो 90% है वो वेस्ट होती जाएगी। ये बात हमने कल करी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है कि भैया यहाँ पे अपन ने लिंडमैन हाइपोथेसिस कल देख ही लिया था कि जितना आप लंबा फूड चेन नहीं बना सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास में एनर्जी नहीं बचती होती। ठीक है, अब देखो जब हम इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो हमारे पास में जो एनर्जी होती है वो होती है फूड की एनर्जी। बाय, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के अलावा कोई भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो प्रोड्यूसर्स ने अपना खाना बनाया और उसके बाद में उनको फूड समझ के मतलब वो हमारे फूड है, और फूड कंज्यूम करके हम हमारी एनर्जी डिमांड्स पूरी करते हैं। तो हमेशा केमिकल एनर्जी ऑफ फूड ट्रेवल करती है डिफरेंट टॉपिक लेवल्स में, और इसमें जो खेल चलता है वो चलता है फूड चेन का। सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे एक रीजन होता है जो आपकी लाइट में, विजिबल लाइट में होता है, जिसको हम बोलते हैं पार रीजन। पार रीजन का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिवेटिंग रीजन। ठीक है, पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। ठीक है, तो इसमें इसको एक वर्ड और बोला जाता है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव रेडिएशन। मतलब अब जब सन से इतनी सारी रेज आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पर अपना प्लांट हो गया, सन से इतनी सारी रेज आ रही है, तो सारी रेज हमारे काम की नहीं है। सिर्फ 2 to 10% रेज जो होती है वही एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट के द्वारा, बाकी तो सारी रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है ग्लेशियर से या अलग अलग जगह से। आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप बेसिकली तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक पूरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं नंबर्स में, या उनका बायोमास जब आप ऐड कर देते हो तो पूरे ट्रॉफिक लेवल पे कितने आपके बायोमास मिल रहा है, उसको कहा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, इस स्लाइड पे सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है, एक तो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ याद रखना है। केमिकल एनर्जी ऑफ फूड जो होगी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी ट्रॉफिक लेवल्स में वाया फूड चेन, और वही जो होगी आपकी क्या होगी, एनर्जी फ्लो होगा। उसके अलावा आपका पार रीजन जो होता है वो मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिवेटिंग रीजन, जो आपको ये बताता है कि भैया इतनी पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, कुछ परसेंटेज लाइट का जो होता है वही प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब मेरा प्लांट अच्छा लग रहा है वैसे, बुरा तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऑब्वियसली इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बात करना पड़ेगी, बट ये ऑलरेडी डन है तो मैं वापस इस पे नहीं जा रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हो इकोलॉजी की। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बायो जियोकेमिकल प्रोसेसेस। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बोला था कि क्लोज सिस्टम फॉर मिनरल्स होता है, ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी होता है इकोसिस्टम। तो उस सिस्टम में बायो जियोकेमिकल साइकिलिंग चलती है। ठीक है, अब इसमें बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है, देखो यहाँ पे ये साइक्लिक एक्सचेंज है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, लगातार साइक्लिक एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे लिविंग है, यहाँ पे नॉन लिविंग है, फिर लिविंग है, फिर नॉन लिविंग है, ऐसे लगातार चलता ही रहता है ये। इसको बोलते हैं हम लोग बायो जियोकेमिकल। तो बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड मतलब नॉन लिविंग, और केमिकल प्रोसेसेस इसके अंदर रहती है। एक बात हम कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रन साइक्लिंग की। न्यूट्रन साइक्लिंग का पूरा जो डिटेल वर्जन है वो तुमको नोट्स में मिल जाएगा, ये तुमने बचपन से पढ़ रखी, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। न्यूट्रन साइक्लिंग का सीधा सीधा मतलब है कि अलग अलग प्रोसेसेस जो है उसकी वजह से आपका जो न्यूट्रिएंट होता है वो पूरा क्या करता है, आपका ट्रेवल करता रहता है इकोसिस्टम में। दो तरीके के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे ध्यान देना है, गैसियस और सेडिमेंट्री। गैसियस मतलब जो गैस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं इकोसिस्टम में, जैसे नाइट्रोजन, इसके अंदर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन, डीअमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, वो सारी चीजें।
और कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में CO2 जो होता है उसके थ्रू एक पूरी की पूरी साइकिल चलती है और CO2 के थ्रू ही आपका पूरा खेल चलता है। इधर आ जाओ सेडिमेंट्री में, तो सेडिमेंट्री में दो इंपॉर्टेंट याद रखना है, फास्फोरस एंड सल्फर। फास्फोरस साइकिल चलती है और सल्फर की साइकिल चलती है। बहुत ज्यादा डिटेल में सवाल नहीं आएंगे इससे, प्लीज इस चीज का ध्यान देना। तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना तुमको आना चाहिए, तो इकोलॉजी के सवाल में मजा आएगा। ठीक है, राइट। तो इसमें से इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि न्यूट्रन साइक्लिंग में कौन सी वाली चीज गैसियस है, कौन सी सेडिमेंट्री है, और बाकी नोट्स के अंदर मैं तुमको इसका डिटेल वर्जन दे दूंगा कि किसमें क्या क्या याद रखना है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन से अच्छा सवाल बन सकता है, कौन सा वाला बैक्टीरिया फ्री लिविंग है, कौन सा सिम्बायोटिक नॉट। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर अपन बात करें तो बेसिकली ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ट्रॉफिक लेवल्स के इकोसिस्टम के अंदर। देखो यहाँ पे जैसे एक पिरामिड है हमारे पास में, तो जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा हमेशा जहां से आपकी फूड चेन शुरू होगी। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना ट्रॉफिक लेवल फूड चेन और फूड वेब्स में यूज होता है ना। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सबसे नीचे होता है बेस पे, और एपेक्स पे आपका क्या होता है, एपेक्स प्रेडेटर्स, जिनको हम लोग लास्ट ट्रॉफिक लेवल्स में रखते हैं, बुल्स, टाइगर्स वगैरह एंड ऑल, लायंस एंड ऑल। तो ये ऊपर होता है, ह्यूमंस भी यहीं पे आते हैं। नाउ अगर हम टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स के पिरामिड्स हमारे पास होते हैं, तो बेसिकली तीन तरह के पिरामिड्स अपने को याद रखना है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें से एनर्जी जो है हम हमेशा जानते हैं बात कि एनर्जी हमेशा फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड टू फोर्थ इसी तरह से ट्रेवल करती है ट्रॉफिक लेवल में। तो इसका एनर्जी लेवल, एनर्जी का ग्राफ हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज अपराइट। अपराइट मतलब ऐसे सीधा खड़ा, सबसे ज्यादा इधर नीचे एनर्जी होगी, उससे कम दूसरे वाले, फिर उससे कम तीसरे वाले ट्रॉफिक लेवल में, और सबसे कम चौथे वाले ट्रॉफिक लेवल में। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लिंडमैन हाइपोथेसिस लग रहा है सीधा। इन दोनों को ध्यान से समझो। पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल किस ट्रॉफिक लेवल में मिल रहा है। तो अब पिरामिड ऑफ नंबर यूजुअली अपराइट होता है, पहली बात तो ये भी ध्यान रखनी है। हमेशा क्या होंगे, प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे आपके हेर्बीवोर्स से, और हेर्बीवोर्स से कम होंगे आपके कार्निवोर्स, और टॉप कार्निवोर्स जो होंगे टाइगर्स वगैरह वो और कम होंगे। ये यूजुअल बात होती है। लेकिन जो डेट्रिटस फूड चेन होती है, डेट्रिटस फूड चेन मतलब कौन सी, ये क्या बोल रहा था, डिकम्पोजर्स वाली। तो ये जो डेट्रिटस फूड चेन होती है ये आपकी क्या होती है, ये उल्टी होती है इस तरीके से। ठीक है, मतलब एक ट्री है जो मान लो मर गया है, उसके ऊपर कुछ कीड़े इंसेक्ट्स आ गए, और उन इंसेक्ट्स के ऊपर छोटे छोटे माइक्रोब्स ग्रो कर गए। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, ट्री तो एक है, उसके ऊपर हजारों करोड़ों इंसेक्ट्स और उनके ऊपर मिलियंस में ट्रिलियंस में माइक्रोब्स। तो हमेशा इसका जो पीरियड नंबर ऑफ होगा, नंबर पिरामिड होगा, वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड, उल्टा होगा इसका, है ना। ऐसे ही सेम बायोमास के बारे में बात करें तो यूजुअली ये भी क्या होता है आपका, अपराइट होता है, कि नीचे वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उसका बायोमास ज्यादा होता है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तभी ऊपर वाले को वो ज्यादा एनर्जी दे पाएगा। लेकिन जो ओशन में होता है उसमें उल्टा है। ओशंस में आपके जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं उनका बायोमास जो होता है वो कम होता है, और जू प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं उनका बायोमास ज्यादा होता है। इस वजह से अगर बायोमास का पिरामिड देखा जाए ओशंस का, तो आपको फाइटोप्लैंक्टॉन कम दिखेंगे और जू प्लैंक्टॉन का बायोमास ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सवाल बन जाते हैं। उसके बाद तो फिर फिशेस वगैरह और वो सारी चीजें रहती है, बट फाइटो और जू के लिए ये बात लिखी जाती है, एक्सेप्शन है ये इसका नंबर बायोमास के पिरामिड का। बस इतना ही है इसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टाइप्स। इकोसिस्टम के अगर टाइप्स की बात करें हम लोग, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं इकोसिस्टम में, तो पहले अपन बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल, और हो सकता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो भैया सिर्फ और सिर्फ लैंड में मिलता होगा वो टेरेस्ट्रियल कहलाएगा। कुछ बुक्स में इसको बायोम भी बोल दिया जाता है, जो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बायोम जो है उसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम्स जो होते हैं वो एक बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये लैंड पे मिलता है आपका टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक की बात करें तो ये सिर्फ वाटर में मिलता है, पानी में। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, देखो टेरेस्ट्रियल में क्योंकि पानी की बहुत कमी है, जमीन पर रह रहे हो तो पानी की कमी होगी, तो यहाँ पे जो अडेप्टेशन होते हैं वो वाटर को बचा के रखने के लिए होते हैं, पानी को बचा के रखने के लिए हमारे पास में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अडेप्टेशन होते हैं। बट यहाँ पे एक फायदा है, यहाँ पे लाइट बहुत प्रेजेंट है आपके ओशंस में या एक्वेटिक बॉडीज में। कुछ मीटर्स के बाद में, जैसे आपका कुछ मीटर्स जाने के बाद आपकी लाइट बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हर जगह जमीन पे बहुत सारी लाइट है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो बढ़िया मिलती है। तो कोई फायदा है तो नुकसान भी है, पानी की कमी है लेकिन लाइट की ज्यादा उपस्थिति है, वहां पे उल्टा है ना। इसमें ध्यान रखना। अब और एक बात समझ लो कि अपने पास अगर इनके एग्जांपल्स की बात की जाए तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो कि सबसे डेंस इकोसिस्टम में से एक होता है, ग्रासलैंड्स ये भी टेरेस्ट्रियल है, डेजर्ट और टंड्रा। टुंड्रा जो होते हैं आपके ये ऊपर वाले रीजन में होता है, बिल्कुल जो पोल्स पोलर कैप्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे टुंड्रा वाले आपके पूरे बायोम और इकोसिस्टम देखने को मिलता है। टैगा एंड टुंड्रा, तो टैगा नीचे होता है, टुंड्रा थोड़ा ऊपर होता है, मतलब बिल्कुल पोल के यहाँ पे। नाउ
अगर हम एक्वेटिक में टाइप्स की बात करें या एग्जांपल्स की, तो एक मराइन और एक आपका फ्रेश वाटर। हमेशा ध्यान रखना है, मराइन इकोसिस्टम बिगेस्ट इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, ऑन द प्लैनेट एक्चुअली, क्योंकि ओशंस जो है वो मराइन इकोसिस्टम है और ओशन सबसे ज्यादा ऑब्वियसली एरिया घेरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट हो गया। अब फ्रेश वाटर की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है लेंटिक इकोसिस्टम, लोटिक इकोसिस्टम और वेटलैंड्स। लेंटिक इकोसिस्टम जो होता है, जैसे पॉन्ड, उसका एग्जांपल समझना, एग्जांपल समझोगे अपने आप याद हो जाएगा। पॉन्ड जो है उसके अंदर पानी कैसा होता है, ठहरा हुआ होता है, स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक वाटर वाले जो इकोसिस्टम होते हैं उनको लेंटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। लोटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल है रिवर, नदी। नदी में लगातार बहाव रहता है तो वो लोटिक इकोसिस्टम, मतलब लोटिक में क्या होगा, आपका जो मूवमेंट होगा पानी में वो कांस्टेंट होगा, जैसे नदी में होता है। और लास्टली वेटलैंड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सॉइल होती है वो आपकी पानी से सेचुरेटेड होती है, मतलब यहाँ पे दलदल समझ सकते हो तुम आसान भाषा में अगर चाहो तो, कि दलदल है ये, है ना। तो दलदल का अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। सॉइल जो है उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर सेचुरेटेड होता है। क्लियर है, ये बात हो गई अपनी बेसिक से अरेंजमेंट। यहाँ पे मैंने ग्रासलैंड्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करी है, क्योंकि ग्रासलैंड से अच्छे सवाल पहले आए हुए हैं और हो सकता है अभी भी पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है ना। तो यहाँ पे पहले एक चीज समझो ये हमारा टॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और वो सारी चीजें ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक्स में आपके ग्रासलैंड्स मिलते हैं वो आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहलाते हैं, और इनके ऊपर और नीचे जितने भी ग्रासलैंड्स होते हैं वो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टुंड्रा हमारा यहाँ ऊपर बिल्कुल टॉप पे हो गया, बिल्कुल पोल के आसपास। अब यहाँ पे देखो, एक तो प्रेरीज याद रखना है तुमको, नॉर्थ अमेरिका के इस रीजन में मिलता है, इसको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ होते हैं। हाँ, ग्रासलैंड्स बहुत उपजाऊ भी होते हैं, हाँ ध्यान रखना खेती के लिए। उसके अलावा सवाना हमारे अफ्रीका के यहाँ पे मिलता है ना, नॉर्दर्न अफ्रीका के आसपास। पंपास साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में मिलता है, नॉर्थ अफ्रीका। उसके अलावा वेल्ड, VELDT, ये भी आपका क्या मिलता है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के आसपास मिलता है। ये नीचे साउथ अफ्रीका, इसके आसपास मिलता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में अगर अपन आते हैं तो पंपास मिलता है अपने को, और सवाना भी मिलता है अपने को यहाँ पे नॉर्थ, ये आपका जो ये बिल्कुल इंडोनेशिया वगैरह वाला जो रीजन है यहाँ पे सवाना में मिलता है। और स्टिपीज आपको यहाँ पे चाइना के आसपास और रशिया के आसपास देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इंडिया में आपको यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड के, जो स्टिपीज के यहाँ पे आ जाते हैं अरेंजमेंट ये पूरा, और इस तरीके से आपको पूरा देखने को मिलता है। एक और बात ध्यान रखना, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इक्वेटर के अंदर जब ये वाला रीजन जो जा रहा है यहाँ से, इसके नीचे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बहुत अच्छी भी है, तो ये एक अरेंजमेंट हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक्स जो है ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे कांस्टेंट बहुत ज्यादा बारिश का रीजन है, और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट जो होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है पूरे रीजन में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, अमेजोन वगैरह ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जंगली है ना, परफेक्ट। नाउ लास्टली वी आर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर वाया दिस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम की अगर बात करें तो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। टेरेस्ट्रियल में भी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट। हाँ, ग्रासलैंड्स के डेफिनेशन में से विद्या से बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्रासेस ही होती है यूजुअली, ट्रीज बहुत कम होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं अगर होते हैं तो। ठीक है, एक्वेटिक की अगर बात करें तो फ्रेश वाटर और मराइन। फ्रेश वाटर में दो हो गए, लोटिक जो कि आपका रिवर, स्ट्रीम या स्प्रिंग कहलाता है, और लेंटिक में आपका लेक, पॉन्ड और स्वैम्प। स्वैम्प मतलब एक जैसा थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बना हुआ है, बड़ा ज्यादा नहीं है लेकिन इस तरीके से आपका स्वैम्प है। ठीक है, एंड दैट्स हाउ योर इकोसिस्टम इज बीइंग कवर्ड। मैंने इस लेक्चर में बहुत ज्यादा इनपुट्स नहीं दिए, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं इकोसिस्टम के, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ही टिपिकल होंगे और वो तुमको बनाना भी नहीं है, तुमको बेसिक क्वेश्चंस पकड़ना है जो गलती नहीं होना चाहिए वहां पे, और आराम से तुम 15 सवाल खींच जाओगे। आई मीन 15 कोई नंबर खींच लोगे इकोलॉजी में। तो ये 4 लेक्चर बहुत ढंग से करना, बट प्लीज टेस्ट एंड नोट्स प्रॉपर ढंग से पढ़ के जाना है भैया, ठीक है, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। मैं आपसे मिलूंगा कल। सभी को हैप्पी नवरात्रि, और बस इसी के साथ मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड प्लीज डू स्टडी हार्ड। ठीक है, कोई भी डाउट होता है यूज द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू implement that. ठीक है, बाय बाय।